हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपके TY BCom का सब्जेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। अभी आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ नेशन। इससे आगे हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखा और फीचर्स हमने पढ़ लिए। ठीक है। अभी आज हम शुरुआत करते हैं कि नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि एक्सपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्रीज whether developed or not. The need and importance of export for a nation is explained as follows. ठीक है, कोई भी कंट्री हो, डेवलप्ड हो या नहीं हो डेवलप्ड, सबके लिए एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो सारे ही हम पॉइंट्स देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट उन लोगों ने हमें बताया हुआ है वो है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, कि जब भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी हम हमारी कंट्री की बात करें, जब भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक हमारी करेंसी है और एक जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी है। ठीक है। हमें जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज़ होगा वो फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि उस कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी है, उसमें रियलाइज़ होगा। ठीक है। जो करेंसी डोमिनेट करती है उस पे उसका मतलब उसमें ही सेल होता है। अभी वहाँ से जो हमें प्रोसीड्स रियलाइज़ होंगे, वो प्रोसीड्स या वो करेंसी हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी कंट्री यूज़ कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि भाई इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर्स, कंपोनेंट्स, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, सर्विसिंग ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट्स। ठीक है। तो हमारी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये सारी ही चीज़ें हमारी कंट्री में लाने के लिए, हमारी कंट्री को भी ग्रो करना है, डेवलप होना है आगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, किसी और कंट्री से लाना भी ज़रूरी है। अभी वो लाने के लिए वहाँ हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। अब वो देने के लिए आएगा कहाँ से? जब भी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होगा, रियलाइज़ होगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज़ होगा, तभी हम इंपोर्ट जो किया है उसके पैसे हम पे कर पाएंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस यही है कि भाई एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर सकते हैं और हमारी कंट्री को काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी लोकली अगर हम बात करें कि चलो विदिन हमारे कंट्री ही बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक एरिया से दूसरे एरिया में, क्या होता है कि वो दोनों ही बिजनेसेस के रिलेशंस अच्छे होते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम कंट्रीज़ की बात करें कि भाई एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे। ठीक है। इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे नेशन के लिए। वो कैसे हो सकते हैं कि देखिए, एक्सपोर्ट्स हेल्प्स टू डेवलप इंटरनेशनल टाइज with importing countries due to the following reasons. Now, the international trade brings together the exporter and importers of various countries. Of course, अलग अलग कंट्रीज़ के बिजनेसमैन या बिजनेसेस हम कहें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होने वाला है कि उनके रिलेशंस अच्छे होंगे। Now, trade talks take place between nations at international forums like WTO। इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि WTO है, तो उस लेवल पे कंट्रीज़ के बीच में क्या होगा,
ट्रेड टॉक्स होगी, यानी कि कम्युनिकेशन होगा रिलेटेड टू ट्रेड. नाउ ऑल्सो ट्रेड एग्रीमेंट्स आर साइंड बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज. क्या होगा, कंट्रीज कम्युनिकेशन करेगी, ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करेगी. ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके क्या होने वाला है, वो काफ़ी सारे बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देंगे ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बढ़ता रहे. ठीक है. सो क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं ड्यू टू एक्सपोर्ट्स. नाउ नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, हमने पहले भी सीखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी क्या होता है कि कंट्री सारे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है जो दूसरी कंट्री के साथ किए गए हैं इन फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, सारे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. अभी ये जो चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, सो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई ऑफकोर्स अपनी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, जो हमारे पैसे गए हैं, आउटफ्लो हुआ है, उससे हमारे पैसे आए हुए ज़्यादा होना चाहिए. तो ऑफकोर्स अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी पोजीशन पॉजिटिव होने वाली है, अच्छी होने वाली है. सो अ कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन. Now every country would like to have a strong and favorable balance of payment position. कोई भी कंट्री यही चाहेगी ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन हमारी फेवरेबल रहे. ऑफ कोर्स अनफेवरेबल कोई चाहेगा नहीं. क्या चाहेगा कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे. ठीक है, यानी कि हमारी इनकम बढ़ती रहे एंड हमारा आउटफ्लो कम होता रहे. सो नाउ सिंस एक्सपोर्ट्स ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, it helps a country to solve and improve its balance of payment position. ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा हमारी कंट्री में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन फेवरेबल होने ही वाली है. सो एक्सपोर्ट हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन फेवरेबल करने में. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज रेपुटेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, रेपुटेशन इन द वर्ल्ड. देखिए, जितना अच्छे से अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस होगा उतना अच्छा मार्केट में रेपुटेशन, ओवरसीज मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी कंट्री की. ठीक है, तो अभी यहाँ पे उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हैं कि एक्सपोर्ट ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड गुडविल फॉर अ नेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट. फॉर इंस्टेंस, जब भी एक्सपोर्ट अच्छे से अच्छा होगा तो बिजनेस तो प्रॉफिट कमाएगा ही अच्छा, उसका तो मार्केट शेयर बढ़ेगा ही, लेकिन उस नेशन के लिए, उस कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा है. कंट्री की भी इमेज बहुत अच्छी बढ़ती है. जैसे कि देखिए, अभी इंडिया हैज़ गुडविल फॉर हैंडीक्राफ्ट इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी. हमारी कंट्री के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, अभी डोमेस्टिक लेवल पे तो जो डिमांड है वो सेटिस्फाई की जाती है. ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे जितना बेचना है बेचा जाता है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन अभी उसके बियॉन्ड जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या होगा, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. तो भाई इंडिया का रेपुटेशन है उन प्रोडक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी. नाउ जापान कमांड्स रेपुटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए जापान का नाम सुनो कि जापान बेस्ड कंपनी है तो फिर तो टेंशन लेने का ही नहीं. सो जापान कमांड्स रेपुटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. जर्मनी इज़ फेमस फॉर इंजीनियरिंग गुड्स. ठीक है, वैसे ही अगर हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे यूएस है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह है. सो वहाँ पे उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है. सो रेपुटेशन इन द वर्ल्ड बढ़ता है नेशन के लिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो. नाउ फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज एम्प्लॉयमेंट. अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की गई है. सो अभी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कंट्री में, सो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है। कोई बिजनेस एक है, जैसे हम कहें, हम टाटा मोटर्स का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो वो डोमेस्टिक लेवल पे ही समझ लो कि कार्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं, और अभी वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो वो बिज़नेस और बढ़ गया, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। सो उसके लिए उनके बिजनेसेस में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही और भी लोगों को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कैसे, वो देखते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ना व्हाट इज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया। सो टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट कर रहा है कार्स को, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत होगी, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई। सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। अभी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सपोर्टिंग सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से। ना व्हाट इज सपोर्टिंग सेक्टर, कि भाई टाटा मोटर्स का जो बिजनेस चल रहा है, तो वो और भी बैंकिंग सर्विस भी यूज़ कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं। सो उनके बिजनेसेस के साथ साथ वो बिजनेसेस भी आगे और काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी। सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है ड्यू टू एक्सपोर्ट। सो ये हो गया फिफ्थ इम्पॉर्टेंस, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सो एक्सपोर्ट्स हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट in the country. Now export facilitates direct employment in the export sector, indirect employment in the supporting sector such as banking, insurance, transport, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेन बिजनेस में तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो सपोर्टिंग सेक्टर है उनमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। सो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से। सो अभी ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ in the international markets, the quality of product is of utmost importance. Government encourages and assists exporters to undertake research and development. देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोकली हम अगर ऐसा कहें कि कोई बिजनेस है, जैसे कोई किराना स्टोर चल रहा है, ठीक है, तो भाई वो भी कॉन्स्टेंटली देखता रहेगा ना कि उसे कौन से प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना ज़रूरी है, क्या करे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाए, क्या करे तो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो सोच लो एक्सपोर्ट बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना कितना ज़रूरी होगा। तो हमारी गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है एक्सपोर्टर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से होगा क्या? एक तो रिड्यूसेस कॉस्ट। अभी R&D से हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि नया प्रोडक्ट डेवलप होता है, ठीक है, नया प्रोडक्ट तो आता है, R&D से हम ना नहीं बोलते, नया प्रोडक्ट आता है, नए फीचर आते हैं, लेकिन कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है, उसे भी हम R&D कह सकते हैं, ठीक है, कि बिजनेस की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, रिड्यूसेस कॉस्ट। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, सो वो भी R&D हो सकता है। डेवलप्स न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट बिजनेस में भी R&D करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोकल में तो ज़रूरी है ही है। अगर एक्सपोर्ट मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में R&D नहीं किया गया तो फिर बिज़नेस का वहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी हमने देखा था कि डोमिनेंस कितना है MNCs का ओवरसीज मार्केट में, तो ऑफ कोर्स R&D इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ द फ्रूट्स ऑफ R&D बेनिफिट्स द कस्टमर not only in overseas market but also in the domestic market। यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई ओवरसीज मार्केट के लिए कोई एक्सपोर्टर अगर R&D कर रहा है तो उसका फ़ायदा वहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में
डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस देखते हैं, दैट इज़ रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेट रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि ऊपर कि हमारा इंडिया जो है उसकी रेपुटेशन है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, सो अभी ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वगैरह है वो मोस्टली कहाँ बनेंगे, विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। ठीक है, वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह है। सो क्या हो रहा है, वहाँ के लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होने की वजह से उनकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एंड उसकी वजह से क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट आता है। सो एक्सपोर्ट फैसिलिटेट रीजनल डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस, about 33% of India's export are from small scale sector। देखिए 33% जितना एक्सपोर्ट तो स्मॉल स्केल सेक्टर से ही हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, मरीन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो द स्मॉल यूनिट्स आर लोकेटेड थ्रू आउट इंडिया। For instance, in India, the maximum number of small units is located in the industrial backward state of Uttar Pradesh. Therefore, export sector contributes towards regional development of a nation. So, export बढ़ने की वजह से क्या होता है, regional development आता है country में। So, ये रहा 7th importance. Now, next one is ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब किसी भी बिजनेस की हम बात करेंगे, सो बिजनेस में फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, जैसे मटेरियल, मशीन, ठीक है, रॉ मटेरियल और भी चीज़ें हो सकती है। कैपिटल रिसोर्सेज होंगे, मैन पावर होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, लेबर्स है। सो अभी जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं सो इनका मैक्सिमम यूज़ होता है, ऑप्टिमम यूज़ होता है। ठीक है, कोई बिजनेस है डोमेस्टिक लेवल पे वो प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे हमने ज्वेलरी का एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे कोई इंसान ज्वेलरी बना के बेच रहा है। नाउ अभी उसे ऐसे लगता है कि और भी वो प्रोडक्ट बना सकता है, उसकी कैपेसिटी है और उसके पास रिसोर्सेज है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अभी डिमांड ख़त्म हो गई, तो वो एक्सपोर्ट करके और उसकी कैपेसिटी पूरा यूज़ करके क्या कर सकता है, वो पैसे कमा सकता है, हायर रिटर्न वो अर्न कर सकता है। गल्फ कंट्रीज हैव एक्सेस सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम विच इज़ एक्सपोर्टेड देयर बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अभी कंट्री की बात करें तो जैसे गल्फ कंट्रीज़ का उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, तो उनके पास सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, उनकी लोकल डिमांड सेटिस्फाई कर ले उसके भी बियॉन्ड है। सो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम अभी हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री से कोल एक्सपोर्ट होता है। सो लोकल डिमांड सेटिस्फाई करने के बाद भी अगर एक्सेस रिसोर्सेज है तो हम उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके। सो ये हो गया हमारा 8th इम्पॉर्टेंस फॉर नेशन, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तब एक्सपोर्ट करने से कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। अभी हमने आगे के पॉइंट में ही देखा कि भाई अप्रॉक्स 33% जितना एक्सपोर्ट तो कहाँ से हो रहा है, स्मॉल स्केल सेक्टर से हो रहा है। सो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट होगा वहाँ से। सो उस एरिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, वो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें ले पाएंगे, ख़रीद पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। सो क्या हो रहा है, उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे कि और हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, वो भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। सो क्या होगा,
अभी वहाँ पे भी एक्सपोर्ट की वजह से वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलने की भी वजह से उनका इनकम बढ़ेगी, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हेल्प कर रहा है लोगों को, कंट्री के लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में। सो एक्सपोर्ट इंक्रीजेस डिमांड which leads to higher production and distribution. Now increase in production and distribution generates more employment. ठीक है, जैसे अभी हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल देखा कि वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर परचेसिंग पावर with the people. Now therefore people can enjoy new and better products which improves standard of living. Now also due to export trade, a nation can import quality products and therefore people can enjoy good quality imported items which add to their standard of living. ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। सो वो फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करके हमारी कंट्री क्या कर सकती है, कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट कर सकती है, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकती है, एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चीज़ें हमारी कंट्री के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 9th इम्पॉर्टेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। नाउ एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। नाउ ड्यू टू एक्सपोर्ट द डिमांड इंक्रीजेस, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन इंक्रीजेस द जीडीपी ऑफ द नेशन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द नेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट जितना अच्छा होते जाएगा और भी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी कंट्री का बढ़ेगा। सो क्या हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है हमारे नेशन का। ठीक है, अभी आ रहा है लास्ट इम्पॉर्टेंस, दैट इज स्प्रेड इफेक्ट। ठीक है, स्प्रेड इफेक्ट, अभी एक तो स्प्रेड इफेक्ट हमने देख लिया था ऑलरेडी। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग कि बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अदर सेक्टर्स ऑल्सो एक्सपांड सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, and at the same time a number of ancillary industries come into existence to support the export sector. जैसे अभी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिर टाटा मोटर्स की बात करें, सो क्या हो रहा है, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो उनका खुद का बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, साथ ही क्या होगा, वो बिजनेस बैंकिंग की सर्विस ले रहा है, टेलीकम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विस भी यूज़ करेगा, ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करेगा। सो उनके साथ साथ ये सारे बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी, वहाँ पे भी फ़ायदा हो रहा है। सो एक बढ़ने की वजह से दूसरा भी आगे आ रहा है। सो स्प्रेड इफ़ेक्ट कहा गया है यहाँ पे। सो ये क्या हो गया, ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए। सो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट का इम्पोर्टेंस देखा फॉर नेशन। ठीक है, फॉर नेशन क्या क्या क्यों ज़रूरी है एक्सपोर्ट होना। नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर अ फर्म, यानी कि जो बिजनेसेस या जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है एक्सपोर्ट करने का, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम यहीं पे लेक्चर क्लोज करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।